हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीपी सीरीज 1 बिजनेस लॉस एंड बीसीआर का, जो आईसीआई ने निकाला था। तो एमटीपी 2 आते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम से पहले जो रिलीज करता है आईसीआई, उसमें से पहला एमटीपी आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? जी हाँ सर, हम तो कब से रेडी बैठे हैं सर। वीडियो आप अब लेकर आए हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, आ गया ना, आ तो गया वीडियो, अब क्यों चिंता करते हो। आ जाओ, स्टार्ट किया जाए। एमटीपी सीरीज 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम में मतलब जब मॉक टेस्ट हुआ था, जिन बच्चों ने दिया होगा उन्हें पता है। सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अश्विन गोज टू सुपरमार्केट। अश्विन सुपरमार्केट गया, क्या खरीदने? एसी खरीदने। उसने एक ब्रांडेड एसी खरीदा, हैविंग अ प्राइस टैग ऑफ ₹40,000। कौन से प्राइस टैग देखा? 40,000 रुपए का उस पर प्राइस लिखा हुआ था और उस पर डिस्काउंट 3,000 रुपए था। उस पर डिस्काउंट कितना था? 3,000 रुपए था। अश्विन फटाफट से कैश काउंटर पहुंचा और पेमेंट करने के लिए, बट द कैशियर सेज सॉरी सर। कैशियर ने क्या करा? मना कर दिया, कह रहा सॉरी भैया, द डिस्काउंट वाज अप टू यस्टरडे। डिस्काउंट तक तो कल ही तक था। देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टुडे। आज से कोई भी डिस्काउंट नहीं है, मतलब आज आपको पूरा का पूरा 43,000 का ये एसी पड़ने वाला है। अश्विन गॉट एंग्री, गुस्सा आ गया, एंड इंसिस्ट फॉर कि तुम मुझे 40,000 में ही दो। आपको कारण के साथ बताना है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिए हुए हैं, कि क्या अश्विन फोर्स कर सकता है कैशियर को कि मुझे डिस्काउंटिंग प्राइस 40,000 पे ही दो। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर से पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है। मेन्यू कार्ड, प्राइस टैग, ये सारी चीजें इनविटेशन का पार्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। और यहां पर वही हुआ है कि जो आपने प्राइस टैग देखा है आफ्टर डिस्काउंट वाला, वो क्या है? वो इनविटेशन टू ऑफर है। और जब अश्विन दुकान वाले के पास गया और उसने कहा, तो उसने अपना ऑफर दिया, जिस ऑफर को दुकान वाला लीगली रिजेक्ट कर सकता है। सो अश्विन कैन नॉट इन्फोर्स द कैशियर टू सेल एट ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। तो आइए, पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पूछा गया? एन इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। कोटेशन बोलो, मेन्यू कार्ड बोलो, प्राइस टैग बोलो, एडवर्टाइजमेंट बोलो, इन न्यूज़पेपर फॉर सेल आर नॉट ऑफर। दे आर ओनली इन्विटेशंस टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट, मतलब जो ऑफर से पहले एक्ट आता है वो होता है इन्विटेशन टू ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं आपके इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उससे एक ऑफर आता है, उससे बस एक ऑफर आता है जिससे कि नेगोशिएशन होता है। इन द गिवन केस, अश्विन रीचेस टू सुपरमार्केट। अश्विन सुपरमार्केट गया एंड उसने जाकर एसी सेलेक्ट किया विद अ डिस्काउंटेड प्राइस टैग ऑफ 40,000। यानी यहां पर फैक्ट्स लिख दिए और फिर प्रोविजन के बेसिस और फैक्ट्स के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे एनालिसिस और कंक्लूजन में कहा कि प्राइस टैग जो था वो ऑफर नहीं था, ये तो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर था। और इसलिए अश्विन जो है दुकान वाले को ऑफर कर रहा है, और दुकान वाले को यानी कैशियर को राइट है टू रिजेक्ट द अश्विन ऑफर। देयरफॉर अश्विन कैन नॉट इन्फोर्स कैशियर टू सेट ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस, टू सेट ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस। सेकंड क्वेश्चन मेरे बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, Mr. Mohan had purchased some goods from Sunflower Limited। एक बंदा था जिसने कुछ गुड्स कंपनी से खरीदे। इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर 90% बच्चे गलत करते हैं, तो जहां पर 90% गलत करते हैं वो आईसीआई के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज स्टार मार्क दिस क्वेश्चन फॉर योर लास्ट डे बिफोर एग्जाम रिवीजन के लिए। अ क्रेडिट पीरियड, ठीक है। अब देखिएगा, क्रेडिट पे लिया था,
क्रेडिट पीरियड 1 महीने का था। बिफोर द ड्यू डेट आने से पहले ही मोहन भैया दौड़ते दौड़ते कंपनी के पास गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करना चाहते थे। वहां पर उन्हें कौन मिला? रमेश भाई मिले, जो कि फैक्ट्री के सुपरवाइजर है, कंपनी के फैक्ट्री के सुपरवाइजर है। रमेश भाई ने मोहन को कहा कि अकाउंटेंट और कैशियर जो है वो छुट्टी पर गए हुए हैं, और उनके बिहाफ पे जो पैसा लेने की अथॉरिटी है, वो मेरे पास है, एंड ही में पे दी अमाउंट, और तुम मुझे पैसा दे सकते हो। मिस्टर रमेश ने, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, क्या मिस्टर रमेश ने पैसा लेने के बाद मनी रिसीट भी दी, यानी एक प्रूफ दिया सिग्नेचर करके कि भैया देखो हमने पैसा रिसीव कर लिया है। 2 महीने बाद कंपनी ने नोटिस दे दिया, किसको? मोहन को, कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, जबकि 1 महीना बीत चुका है। मिस्टर मोहन इन्फॉर्म्ड द कंपनी दैट ही हैड ऑलरेडी क्लियर्ड द ड्यूज। उसने कहा कि भैया मैंने तो ऑलरेडी पैसे दे दिए और अब मुझे कोई पैसा नहीं देना है। ही ऑल्सो कंटेंडेड कि रामेश जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय है, जिससे कि उसे लगा कि और आउटसाइडर हूं, तो मैंने उसके वर्ड्स को ट्रस्ट करा, और इंटरनल, ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, आपको बताना है कि क्या मोहन को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, ये सवाल है बच्चों। क्या मोहन को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? तो यहां पर बच्चा जो गलती करता है वो क्या करता है? बच्चा कहता है इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगाता है, और कहता है इंडोर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में फिर एक्सेप्शन में ले जाता है अकाउंटेंट वाले, जहां पर कि अकाउंटेंट ने नेग्लिजेंस और सस्पिशन वाले केस में, जहां पर अकाउंटेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना और कैश को रिसीट करना इज अ डिफरेंट थिंग, पहली चीज। और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेची गई है, यहाँ पे कैश रिसीव किया गया है। और रमेश जो है वो अकाउंटेंट से ऊपर पोस्ट रखता है, क्योंकि वो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, और उसने रिसीट भी इशू करी है। यानी इस केस में आउटसाइडर जो है वो बिलीव कर सकता है और दोबारा लायबल नहीं रहेगा। आइए देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये आउटसाइडर्स आर डीम्ड, आउटसाइडर्स को जो होता है कि भैया सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, यानी एमओए एओए वगैरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्ट आर्टिकल्स में अलाउड है या मेमोरेंडम में अलाउड है, फिर उससे रिलेटेड जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी ने पूरा किया है। फिर आगे वही बात प्रोविजंस लिखी हुई है। मेन आते हैं कंक्लूजन में। इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर मोहन हैज मेड पेमेंट टू रमेश, एंड उसने रिसीट भी, एक प्रूफ भी दिया, तो इसीलिए इट विल बी द राइटफुल ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर मोहन। तो ये मोहन ने सही करा कि भैया टू अज्यूम कि रमेश के पास अथॉरिटी होगी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, हैंस मिस्टर मोहन विल बी फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी से फ्री हो चुका है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉय को पार्ट दे दिया है। तो प्लीज, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करा दिया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात अलग है और कैश रिसीट करने वाली बात अलग है। इज इट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है। अगेन आपको बस ट्रांजैक्शन को क्लैरिफाई करना है। टाइप्स ऑफ गुड में 4 मार्क का क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या आएगा। तो भैया कौन से टाइप्स का गुड है? तो सबसे पहला एक होलसेलर है कॉटन का, जिसके पास 100 बेल्स, गोडाउन में टोटल 100 बेल्स पड़े हुए हैं। ही एग्रीज टू सेल 50 bales and these bales were selected and set aside, यानी अनअसर्टेन गुड्स से हमने उसे क्या कर दिया? असर्टेन गुड्स कर दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? असर्टेन गुड्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 लाइंग इन हिज शॉप, यानी हमने बोला कि 100 पैकेट्स में से 1 पैकेट देंगे, बट कौन सा देंगे नहीं बताया, तो अनअसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और है ना, अनअसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जब लॉट में से आप डिसाइड नहीं करते हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और थर्ड, टी एग्रीज टू सेल टू एस all the apples which will be produced in his garden in the year 2023, that is फ्यूचर गुड्स की यहां पर बेटा बात हो गई है। फ्यूचर गुड्स की यहां पर बेटा बात हो गई। तो पहला, अ होलसेलर ऑफ कॉटन, पहले पूरा उन्होंने केस वापस लिखते हैं, और इन दिस केस जो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये कौन सा है? सेल ऑफ असर्टेन गुड्स का है, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स का है, क्योंकि कॉटन बेल्स जो है वो आइडेंटिफाइड और एग्रीड हुई हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे ये अनअसर्टेन्ड गुड्स का है बिकॉज इट इज नॉट नोन कि कौन सा पैकेट होगा, और यहां पे ये सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स का है क्योंकि यहां पर जो फ्यूचर में गुड्स आने वाले हैं वो वाले एग्जिस्टेंस में आने वाले हैं, उनकी सेल की बात करी गई है, उनकी सेल की बात करी गई है। फिर सेकंड क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स, यानी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। यानी एंटीसिपेटरी ब्रीच वो होता है कि डेट आने से पहले अगर कोई बंदा एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देता है तो हम उसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। ऑल्सो, अब ऑल्सो पता नहीं क्यों लिखा है भैया, ऑल्सो यानी वो चाह रहे हैं कि एंटीसिपेटरी ब्रीच का आप मीनिंग तो बताओ। साथ में आप ये बताओ कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब अगर कोई पर्सन एंटीसिपेटरी ब्रीच करता है तो दूसरी पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो पहले तो हम एंटीसिपेटरी ब्रीच का मीनिंग बता देंगे, करेक्ट, अगर लगेगा तो एक एग्जांपल दे देंगे, और उसका इफेक्ट क्या होता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि ऑप्शन होते हैं, या तो इमीडिएटली कैंसिल मान लो और केस कर दो डैमेजेस के लिए, या वेट करो टिल दी परफॉर्मेंस ऑफ दी टिल दी जो डेट थी, जो शेड्यूल डेट थी तब तक वेट करो, और तब तक कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रहता है दोनों पार्टीज के लिए। या तो फिर अब वहां पर 3 केस हो सकते हैं, या तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी, या पार्टी डिसाइड कर लेगी कि चलो परफॉर्म कर देते हैं, और तीसरा पार्टी जो है डिसाइड करेगी कि नहीं अब भी परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बात बेटा आपको लिखनी है। पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच का मीनिंग लिख दीजिए, करेक्ट, और लिखने के बाद फिर उसका इफेक्ट लिख दीजिए। यहां पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है बट 7 मार्क्स देखते हुए, 7 मार्क का सवाल देखते हुए एग्जाम्पल देना बनता है। ठीक है, ओके सर। द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। जो प्रोमिसी है यानी जिसको वादा तोड़ा गया, मतलब जिसने वादा तोड़ा सामने वाले को बताया था, तो दूसरी पार्टी भी उसको अब अपना वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है और उसको ऑप्शन मिल जाता है क्या, या तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल्ड मान ले, रिजाइंडेड मान ले, और अदर पार्टीज को डैमेजेस के लिए केस कर दे। ठीक है, विदाउट वेटिंग अंटिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, या दूसरा ऑप्शन होता है वो इलेक्ट कर सकता है कि कैंसिल नहीं करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मानूंगा तब तक जब तक कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आ जाती, और दोनों पार्टी तब तक जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है, कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रहता है, और फिर वहां पर 3 ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एलएलपी का। एलएलपी 5 ही मार्क्स के लिए आता है, उसका एक ही सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये तो बार बार इन्होंने एमटीपी में डाला हुआ है। एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है जिससे आपको दोनों के बेनिफिट मिलते हैं, कंपनी के भी और पार्टनरशिप की भी। इस बात को आप एक्सप्लेन करिए। 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए तो बच्चा जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। तो पहले उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी को बताया और फिर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप को बताया। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या बताएंगे, लिमिटेड लायबिलिटी में यही बताएंगे कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जितनी लिमिटेड होती है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने वादा करा होता है। और यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहां पे एजेंट जो है, जो पार्टनर जो है वो एलएलपी की तो एजेंट है बट अदर पार्टनर्स के एजेंट नहीं है, अदर पार्टनर्स के एजेंट नहीं है। So every partner of a LLP is for the purpose of business of LLP, the agent of LLP, but not of other partners. The liability of the partners will be limited to their agreed contribution, जितना उन्होंने किया है ना, उससे ज्यादा वो नहीं देंगे। जबकि LLP खुद अपने एसेट्स की एक्सटेंट के लिए पूरी लायबल रहती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, बिकॉज नॉर्मली इंटरनल स्ट्रक्चर एलएलपी का कैसे चलेगा, वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, वो डिपेंड करता है म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट में। यानी एग्रीमेंट में जो भी डिसाइड करते हो उसके हिसाब से एलएलपी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और इसीलिए जो एलएलपी है आज की तारीख में बहुत लोगों को पसंद आती है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स को बहुत पसंद आती है, प्रोफेशनल्स को बहुत पसंद आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देना चाहती है उनको बहुत पसंद आती है, वेंचर कैपिटलिस्ट को बहुत पसंद आती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज की तारीख में एलएलपी जो है वो पसंद आती है बिकॉज ऑफ दिस मिक्स ऑफ फीचर्स, दिस मिक्स ऑफ फीचर्स। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या माइनर, पहला क्वेश्चन है वेदर अ माइनर मे बी एडमिटेड इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या हो भी सकता है। तो आप जानते हैं कि एज अ पार्टनर तो नहीं हो सकता क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने माइनर को पावर नहीं दी हुई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने माइनर को पावर नहीं दी हुई है, करेक्ट। लेकिन बेनिफिशियरी हो सकता है बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर बाकी सारे पार्टनर्स एग्री कर देते हैं तो माइनर बेनिफिशियरी बन जाता है, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में। एक्सप्लेन द राइट्स
ऑफ अ माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म। क्या आप बता पाएंगे माइनर का क्या राइट होता है पार्टनरशिप फर्म में? क्या आप बता सकते हैं क्या राइट होता है माइनर का पार्टनरशिप फर्म में? तो भैया यहां पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे वो 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ वाली बात नहीं पूछी है, सिर्फ ये पूछा है कि जब वो माइनर होता है और पार्टनर बेनिफिशियरी रहता है, उस समय पे इस माइनर के क्या राइट्स होते हैं, उस समय पे क्या राइट्स होते हैं। तो भैया इसको प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। जब ये मेजर होता है तो 6 महीने का इलेक्शन का टाइम मिल जाता है, 6 महीने में इलेक्ट करने का कि ये पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर ये फर्म से अपना रिश्ता तोड़ रहा है तो अपने हिस्से के लिए भी केस कर सकता है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, क्योंकि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, ना कि वाइडेबल। और माइनर इसीलिए फर्म में पार्टनर भी नहीं बन सकता, बिकॉज पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। दो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट करा जा सकता है। ही कैन बी वैलिडली गिवन अ शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉफिट्स व्हेन दिस हैज बीन डन। ये आप कैसे करोगे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसके क्या क्या राइट्स होंगे? उसके 4 राइट्स होंगे माइनर के। पहला राइट होगा, माइनर पार्टनर हैज द राइट टू हिज एग्रीड शेयर, यानी फर्म के प्रॉफिट्स में जितना शेयर एग्री करा गया है वो उसको मिलना चाहिए। सेकंड, उसको एक्सेस मिलना चाहिए, इंस्पेक्ट कर सकता है, वो कॉपी कर सकता है क्या? फर्म के अकाउंट्स। थर्ड, ही कैन स्यू द पार्टनर्स, वो पार्टनर को अकाउंट्स के लिए या अपने हिस्से के पेमेंट पर केस कर सकता है, लेकिन कब? जब वो फर्म से अपना रिश्ता तोड़ रहा है, यानी सवरिंग कर रहा है तब। और लास्ट, जब वो मेजर बन जाता है तो 6 महीने के अंदर वो ये इलेक्ट करना होता है पब्लिक नोटिस देकर कि वो पार्टनर बनना चाहता है या पार्टनर नहीं बनना चाहता है। अगर वो पार्टनर बन जाता है, अगर उसने ये डिसाइड करा कि यस मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर, जो हिस्सा उसे एज अ माइनर मिलता था, जो चीजें उसे एज अ माइनर मिलती थी, वही उसकी कंटिन्यू कर जाएंगी। लेकिन अगर वो ये डिसाइड नहीं करता है तो उसका शेयर जो होता है वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होता है आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, यानी जिस दिन क्या किया गया है, पब्लिक नोटिस सर्व किया गया है उस दिन के बाद। ओ हो, बड़ा सवाल आ गया भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, बड़े सवालों से डरते थोड़ी हैं हम। क्वेश्चन 3 का सेकंड पॉइंट, 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन देखने में दिखता हुआ बड़ा, और जब आप एग्जाम में देखोगे तो ये वो उनका फॉन्ट इतना बड़ा होता है कि एक्चुअली में बड़ा दिखता है वहां पर। चलिए देखते हैं जी क्या बात हुई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है देख के तो। मिस्टर गौरव एंड मिस्टर विकास एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई को गौरव ने और विकास ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। कब? 1 जुलाई 2022 को। अकॉर्डिंग टू विच मिस्टर गौरव को सप्लाई करनी थी क्या? 100 टन ऑफ शुगर टू विकास एट अ सर्टेन प्राइस, स्ट्रिक्टली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 10 दिन के अंदर करनी थी। कितने दिन में करनी थी? 10 दिन। यानी 1 तारीख को अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 11 तारीख तक सबमिट करनी थी, बिकॉज 1 तारीख को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो मान लीजिए 11 तारीख को करनी थी। 2 3 4 ऐसे विद इन 10 days, ठीक है, ओके। नाउ मिस्टर विकास ऑल्सो पेड, मिस्टर विकास जो खरीद रहे थे उन्होंने 70,000 का एडवांस भी दे दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था एडवांस पहले दिया जाएगा फिर होगा, तो उन्होंने एडवांस भी पे कर दिया। अब दोनों सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता अवेलेबल था पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, ठीक है, इज रोडवे ओनली, वो सिर्फ रोड से ही ट्रांसपोर्ट करे जा सकते थे। लेकिन फ्लड्स आ गई। कब आ गई? अगले ही दिन 2 जुलाई को फ्लड्स आ गई, और जो एक ही रोड थी जो उन दोनों की बिजनेस प्लेस को कनेक्ट करती थी वो डैमेज हो गई, और 15 दिन तक अब वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। ध्यान से देखिए, 15 दिन, हमें पहुंचानी है 10 दिन में, और 15 दिन तक अब वो रिपेयर नहीं हो सकती। तो गौरव भाई ने कहा, अरे गौरव भाई ने कहा कि मैं शुगर ना 20 जुलाई को दे दूंगा, लेकिन विकास ने कहा अरे नहीं भैया मुझे तो पहले ही चाहिए। तो 1 अगस्त 2022 को गौरव ने कंपनसेशन मांगा 20,000 रुपए का फ्रॉम विकास फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई। कह रहा है भैया मैं आपको कौन सी तारीख को देने वाला था? 20 तारीख को देने वाला था, लेकिन आपने लेने से मना कर दिया, तो मुझे कितने चाहिए? 20,000 रुपए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विकास ने कहा हट, मेरे 70,000 रुपए वापस दे दे जो मैंने तुझे एडवांस दिए थे। आपको बताना है कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या
जो विकास ने अपना पैसा मांगा है, जो विकास ने अपने 70,000 रुपए मांगे हैं, क्या वो रिटर्न होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यानी ये जो 70,000 का एडवांस है, क्या ये विकास को मिलना चाहिए या नहीं मिल जाना चाहिए? तो आप जानते हैं कि जब कोई सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, जब कोई सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, जैसे कि इस केस में हमें दिख रहा है कि रोडवेज एक ही रास्ता था, उस पर फ्लड आ गई, तो अब कैसे जाएंगे गुड्स? 100 टन ऑफ शुगर जाना है, कोई छोटा मोटा सामान नहीं जाना है। तो यहां पर क्या आ गई? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या करती है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देती है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देती है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देती है। और एक और सेक्शन है जो ये बोलता है कि अगर वाइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट मिला होता है तो दूसरी पार्टी को वो बेनिफिट रिटर्न कर देना चाहिए। तो यही बात बेटा आपकी प्रोविजंस में आती है, ये प्रोविजंस में, कि व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल, अगर इम्पॉसिबल हो गया या इलीगल हो गया या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया या ऐसी कोई चीज हो गई जो पार्टीज के कंट्रोल के बाहर थी, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है, जैसे कि चेंज इन लॉ। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड, जब हमें पता चलेगा, जब हमें पता चला कि एग्रीमेंट जो है वाइड हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया है, तो एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज, तो किसी को भी अगर कोई एडवांटेज मिली है तो उसको वो वापस रिटर्न कर देनी चाहिए या उसका कंपनसेशन दे देना चाहिए, दैट्स इट। तो इन गिवन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था इस शुगर का, तो फ्लड आ गई जिसने क्या कर दिया? इम्पॉसिबल कर दिया था शुगर को भेजना, इसीलिए द प्रॉमिस इन क्वेश्चन बिकम्स वाइड। जो प्रॉमिस था वो क्वेश्चन वाइड बन गया। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड बन गया। फर्दरमोर, इसको जो एडवांस मिला था ना 70,000 का, वो उसको रिटर्न कर देना चाहिए। और इसीलिए जो मिस्टर विकास की कंटेंशन है वो एकदम करेक्ट है, वो एकदम करेक्ट है। ओके सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 6 मार्क्स के लिए कोई भी ऐसे 6 केसेस बता दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा डिटेल में, जब नॉन ओनर जो है वो बेटर टाइटल दे देता है बोनाफाइड परचेजर को फॉर वैल्यू अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, यानी नॉर्मल रूल तो यही है कि भैया अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव होता है तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसमें कि सेलर का अगर टाइटल डिफेक्टिव भी है बट बायर अगर बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब बिना जाने कि भैया सामने वाले का सेलर डिफेक्टिव है और गुड फेथ में खरीद लेता है, तो भैया वो क्या बन जाता है? गुड टाइटल उसको मिल जाता है। फिर उससे कोई भी गुड्स जो है वो वापस नहीं ले सकता, उससे कोई भी गुड्स जो है वो वापस नहीं ले सकता है। चलिए, तो यहां पर आपको 6 मार्क्स के लिए 6 केसेस बताने के लिए बोला गया है और डिटेल में बताने के लिए बोला गया है, इसलिए आपको सारे डिटेल में बताने हैं। पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट अगर सेल करता है तो भैया गुड टाइटल मिल जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो गुड्स की पोजेशन में था, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, उसने ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन करी है और बायर ने गुड फेथ में करा है, तो ये तीनों काम हो जाएंगे। और फिर मर्केंटाइल एजेंट का मीनिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओनर ऑफ द ज्वाइंट, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स। अगर एक ही गुड्स के मल्टीपल ज्वाइंट ओनर्स थे, मल्टीपल ओनर्स थे और वो जो गुड्स था वो किसी एक ज्वाइंट ओनर के पास पड़ा था विद दी कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर ज्वाइंट ओनर्स, और अगर वो ज्वाइंट ओनर सेल कर देता है और सामने वाला जो बायर है वो गुड फेथ में खरीद लेता है, तो इस केस में भी हो जाता है, इस केस में भी हो जाता है। थर्ड, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में मतलब कोर्शन जहां पर फ्री कंसेंट नहीं थी, कोर्शन मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड के केस में, अगर जिसने सामान लिया होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने से पहले अगर पार्टी उसे सेल आउट कर देती है, तो इस केस में भी हो जाता है क्या? गुड टाइटल, जबकि सामने वाले का क्या था? डिफेक्टिव टाइटल था। उसके बाद सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, यानी सेलर की बात कर रहे हैं। अगर सेलर ने बायर को गुड्स ऑलरेडी बेच दिए थे बट अभी भी जो गुड्स हैं वो सेलर की पोजीशन में थे, तो वो बायर टू को यानी किसी और पर्सन को बेच सकता है। और बायर टू को, अगर बायर टू ने इस गुड फेथ में खरीद लिया कि उसे नहीं पता था ऑलरेडी किसी के साथ इसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, तो भैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
आपको गुड टाइटल मिल जाएगा। किसको? बायर 2 को। सर बायर 1 और सेलर के बीच क्या होगा? बेटा बायर 1 के सेलर के ऊपर केस करेगा अगर उसे उसके गुड्स नहीं मिलेंगे तो। ओके सर। नेक्स्ट, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द ओनरशिप इन गुड्स हैज बीन वेस्टेड इन नेम, यानी सेलर ने बायर को गुड्स पहले ही दे दिए, सेलर ने बायर को गुड्स पहले ही दे दिए, अभी ओनरशिप नहीं गई थी, ओनरशिप कुछ दिनों बाद जाने वाली थी। तो अगर लेकिन बायर जिसके पास अभी ओनरशिप नहीं आई है लेकिन फ्यूचर में ओनरशिप आने वाली थी, अगर वो ट्रांसफर कर देता है, अगर वो ट्रांसफर कर देता है तो सामने वाले को गुड टाइटल मिल जाता है, सामने वाले को गुड टाइटल मिल जाता है। फिर है अफेक्ट ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल आप जानते ही हो, एस्टोपल का मतलब होता है जो नहीं है, जो चीज एक्चुअली में नहीं है बट हम दिखा देते हैं थर्ड पार्टी को कि ऐसा है, तो फिर आप बाद में पीछे नहीं हट सकते हैं। यानी सेलर कोई पर्सन था जिसके पास गुड्स की ओनरशिप थी, लेकिन वो अपनी किसी वजह से, स्टेटमेंट से या इम्प्लीकेशन से ऐसा दर्शा देता है कि वो गुड्स का ओनर नहीं है थर्ड पार्टी को, और कोई और पर्सन थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, तो उसमें गुड टाइटल आ जाता है, क्योंकि यहां पर अफेक्ट बाय एस्टोपल लग जाता है। उसके बाद है सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर तो हमने पढ़ा ही है कि जब अनपेड सेलर दो राइट्स होते हैं, राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो अगेंस्ट गुड्स होते हैं, उसके बाद उसके पास पोजेशन आ जाती है सेलर के पास, तो पोजेशन रख के वो क्या करेगा, सो वो लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में उसके पास राइट ऑफ रीसेल भी होता है नोटिस देने के बाद, तो वो राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर लेगा, राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर लेगा और सामने वाले को गुड टाइटल मिल जाएगा। सेल अंडर दी प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट, और अगर किसी और एक्ट में, किसी भी एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि भैया अलाउड होगा, तो वहां पर वो अलाउ कर दिया जाएगा, वहां पर वो अलाउ कर दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगेन 6 मार्क्स का है, ध्यान से देखेंगे। एक फर्म है एबीसी एंड एसोसिएट्स, पार्टनरशिप फर्म है विद ए बी एंड सी एस सीनियर पार्टनर्स हैं, जो क्या करते हैं, कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पर्दे मैन्युफैक्चर करते हैं और फॉरेन कंट्रीज में बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। 25 अगस्त को उन्होंने इंडक्ट करा मिस्टर पी, यानी उन्होंने एक नया पार्टनर लाया, ठीक है, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग एज देयर पार्टनर, और ये बंदा एक्सपर्ट था किस चीज में, कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग में। 10 जनवरी को, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऑन 10 जनवरी 2022, यानी अराउंड 2 साल बाद, मिस्टर पी के ऊपर यह ब्लेम लगा कि वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी करता है, यानी ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि अलाउड नहीं है, और इसीलिए इसे पार्टनरशिप से निकालने का डिसाइड करा और अप्रूवल मिल गया ऑफ ऑल दी रिमेनिंग पार्टनर्स। आपको एग्जामाइन करना है क्या पार्टनर्स ने जो एक्शन लिया है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो आप जानते हैं यहां पर कि भैया एक्सपेल्शन करने के लिए बहुत सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, पावर होनी चाहिए, गुड फेथ में एक्सरसाइज होना चाहिए, फिर गुड फेथ का टेस्ट अलग है, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया एक्सपेल्शन वैलिड है। हाउएवर ये क्वेश्चन बहुत सारी बातों पर साइलेंट रहता है, ये बताता नहीं है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में पावर थी या नहीं थी, करेक्ट, ये बताता नहीं है कि पार्टनर को नोटिस दिया है या नहीं दिया है, बट इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस में करता है कि भैया हाँ सही किया उन्होंने, इन्होंने एकदम सही करा, ये जो निकाला है इन्होंने पहले तो वो सारी बातें बता दी, पहले तो टेस्ट ऑफ गुड फेथ बता दिया कि भैया एक्सपल्शन जो है वो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप में होना चाहिए, पार्टनरशिप को नोटिस, पार्टनर को नोटिस देना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अदरवाइज ये नल एंड वॉइड माना जाता है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, यहां देखोगे जब इन्होंने आंसर दिया है कि एकदम सही किया है, एकदम सही किया उन्होंने निकाल के, लेकिन प्रॉपर नोटिस और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी। अगर आप जानते हैं कि इंटरेस्ट में तो दिख रहा है पार्टनरशिप के, बट बाकी कंडीशन जो है वो आईसीआई ने एजम्पशन लेकर पूरी कर दी, आईसीआई ने एजम्पशन लेकर पूरी कर दी है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर दी फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड, क्या क्या बातें आपको याद रखनी होगी कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट में पावर ऑफ एक्सपल्शन होनी चाहिए, जो क्वेश्चन साइलेंट था। दूसरा, द पावर हैज बीन गिवन, जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने एक्सरसाइज करी है, जो कि क्वेश्चन में था कि हाँ बाय ऑल द पार्टनर्स हुई है। और उसके बाद ये गुड फेथ में एक्सरसाइज होनी चाहिए, गुड फेथ में एक्सरसाइज का मतलब यहां पर दिया हुआ है, गुड फेथ में एक्सरसाइज का मतलब यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना बस आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एजम्पशन पे सॉल्व किया गया है। आगे चलते हैं, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर धीरज वाज रनिंग अ शॉप सेलिंग गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन। तो भैया मिस्टर धीरज भैया हैं जो क्या कर रहे हैं, एक शॉप चलाते हैं जिसमें कि वो गुड क्वालिटी की, देखो पहले बता रहे हैं
वॉशिंग मशीन हो तो गुड क्वालिटी की। मिस्टर विशाल केम टू हिज शॉप एंड आस्क्ड फॉर शॉपिंग मशीन। एक विशाल भैया आए, उनकी दुकान पर आए, उन्होंने वॉशिंग मशीन मांगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा मुझे कौन सी चाहिए, वैसी वॉशिंग मशीन चाहिए जो वूलन क्लोथ्स को धोने के लिए सुटेबल हो। धीरज ने उसे एक पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन दिखाई जो कि विशाल को पसंद भी आई और उसने पैसा पे कर दिया। लेटर ऑन व्हेन द मशीन वाज डिलीवर्ड एट विशाल्स हाउस, जब बाद में विशाल के घर पे वो मशीन पहुंची, ये पहली चीज तो ये पता चली कि ये एक रॉन्ग मशीन है, मतलब जो मशीन फाइनल हुई थी वो नहीं भेजी। और बाद में ये पता चला, दूसरी बात ये पता चली कि वो मशीन वूलन क्लोथ्स को धोने के लिए भी फिट नहीं है। उसने इमीडिएटली देर नहीं लगाई और धीरज को बता दिया कि तुमने भैया गलत मशीन भेज दी है। धीरज रिफ्यूज टू एक्सचेंज द सेम, सेइंग कि कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट हो गया था जब मैंने तुम्हें डिलीवरी करी थी और तुमने पैसा पे कर दिया था। अब तुम्हें कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, अब तुम्हें उसी वॉशिंग मशीन के साथ अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। आपको धीरज भाई को, क्या धीरज भाई सही थे वॉशिंग मशीन को एक्सचेंज करने में एज पर दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? ये बात बतानी है, 6 मार्क्स के लिए पूछी। तो आप जानते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। क्या डिस्क्रिप्शन दिया था कि वॉशिंग वुलन क्लॉथ्स वाली चाहिए, और विशाल ने एक पर्टिकुलर मशीन दिखाई थी, यानी सैंपल दिखाया था। तो यानी यहां पर सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन हुआ था। सैंपल मतलब जो मशीन दिखाई थी वो डिलीवर होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन मतलब जो मैंने कहा था कि वुलन क्लॉथ्स वाली चाहिए वो होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हुआ, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई है, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो इंप्लाइड कंडीशन ब्रेक हो गई, क्योंकि सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के केस में क्या होता है, इंप्लाइड कंडीशन होती है दैट द गुड्स मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू बोथ सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन। लेकिन इस केस में गुड्स डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू सैंपल और डिस्क्रिप्शन, डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू सैंपल और डिस्क्रिप्शन। द बायर हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप जानते हैं कि कंडीशन अगर ब्रेक होती है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, वारंटी होती है तो सिर्फ हम डैमेजेस क्लेम करते हैं, बट अगर कंडीशन होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर सकते हैं, रेपुडिएट भी कर सकते हैं, रेपुडिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, यानी एक और इन्होंने पॉइंट डाल दिया कि भैया अगर हमने अपना पर्पस बता दिया और वो पर्पस और हमने सेलर की स्किल पे रिलाई कर लिया, तो भैया सेलर की ड्यूटी होती है कि वही देना पड़ेगा जो फिट फॉर पर्पस होता है। नॉर्मली देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन फॉर क्वालिटी और फिटनेस, बट दैट इज एन एक्सेप्शन, दिस पॉइंट इज एन एक्सेप्शन टू दैट पॉइंट। तो यहां पर यही बोला है कि अब प्रोविजन के बेस पर फैक्ट को अगर देखा जाए, सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन सेल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, और इसलिए विशाल कैन आइदर वो कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और रिफंड मांग सकता है अपने प्राइस का, या वो बोल सकता है वॉशिंग मशीन रिप्लेस कर दो, या वो ये बोल सकता है कि वॉशिंग मशीन रिप्लेस कर दो। यहां पे इन्होंने मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जो आपको लिखना है दैट मिस्टर धीरज इज नॉट राइट इन रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज द वॉशिंग मशीन। ये लाइन आप अपने आंसर में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगेन 6 मार्क्स के लिए लवली क्वेश्चन। मिस्टर राजीव एक असेसी है। असेसी कौन होता है, जिसकी टैक्स की कंप्यूटेशन की जाती है, उसको हम असेसी बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। वाज मतलब वो एक बहुत ही अमीर आदमी थे, बहुत सारा पैसा कमा रहे थे डिविडेंड और इंटरेस्ट से। तो उन्होंने 3 प्राइवेट कंपनी बनाई और सबको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बांट दी एज एन एजेंट फॉर देम। अब जो डिविडेंड और इंटरेस्ट आता था वो कंपनी को मिलता था, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए था, एंड इट वाज हैंडेड ओवर बैक टू मिस्टर राजीव एज अ प्रिटेंडेड लोन, एज अ प्रिटेंडेड लोन। यानी किसको दे दिया गया, प्रिटेंडेड लोन दे दिया गया, ठीक है। किसको दे दिया गया, जिन्होंने कंपनी बनाई थी राजीव भाई को। दिस वे राजीव को सारी की सारी इनकम 3 पार्ट्स में बट गई और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है, जो टैक्स उसको भरना पड़ता था वो टैक्स कम हो गया, वो टैक्स रिड्यूस हो गया। और आपसे पूछा गया क्या ये जो 3 कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, डिस्कस फॉर व्हाट पर्पस इज द 3 कंपनियां क्यों स्टेब्लिश करी। ऑफ कोर्स ही बात है, टैक्स को चुराने के लिए, टू इवेड द टैक्स लायबिलिटी,
है ना। हमने इसमें केस लो भी पढ़ा था दिनशो मानिक जी वाला, जिसमें कि ये वाला केस हुआ था, सेम केस हुआ था जिसमें वो कंपनियां बनाता है और टैक्स की चोरी करता है। वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द थ्री कंपनीज में भी डिसरिगार्डेड क्या करा जा सकती है। नॉर्मल रूल तो ये बोलता है, जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में आया था, सैलोमन वर्सेस सैलोमन के केस में आया था, कि कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, एक बीच में पर्दा आ जाता है जिसको हम कॉर्पोरेट व्हील बुलाते हैं। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जिसमें कि कोर्ट हैज द पावर, जिसमें कि कोर्ट हैज द पावर टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट व्हील। तो जनरल रूल यही है कि हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन था टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं। तो वही है, सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि नॉर्मली जो है कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, और ये बात सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड को लिमिटेड में प्रूव हुई है। लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील हटा सकती है और देख सकती है कि एक्चुअली में कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है। और ये बहुत ही लिमिटेड केसेस में होता है, बहुत सारे सभी केसेस में नहीं होता, कुछ लिमिटेड केसेस में होता है, जैसे कि जिसमें से एक केस है फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग टैक्सेस। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो ये इसी के ऊपर है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर है। और यहां पर राजीव ने सिर्फ और सिर्फ कंपनी इसलिए बनाई थी ताकि वो क्या कर सके, अपना टैक्स चुरा सके। ये कंपनी बाकी और कोई धंधा नहीं करती थी, ये नो अदर बिजनेस वाज डन बाय द कंपनी, ये कंपनियां और किसी कोई काम नहीं करती थी। सेकंड, द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द थ्री प्राइवेट कंपनीज मे बी डिसरिगार्डेड बिकॉज द कंपनीज वर फॉर्म्ड ओनली टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी। तो क्योंकि वो कोई और बिजनेस नहीं करती थी, इसीलिए हम इसका जो है कॉर्पोरेट व्हील हटा देंगे। और यही सेम बात एक और केस में हुई थी, सर दिनशो मानिक जी पैतित एंड जुगली वर्सेस, ये हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें बस एक ही केस लो देखने की जरूरत है, दैट इज सर दिनशो मानिक जी पैतित वाले केस को हमें देखने की जरूरत है। एंड जुगलीलाल, अच्छा पूरा नाम लिखा हुआ है, एंड जुगलीलाल वर्सेस CIT, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में पूरा नाम नहीं दिया हुआ है। आपको अगर नाम याद रखना है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, सर दिनशो मानिक जी पैतित, दैट्स इट, आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन पूछ ली है। वैसे तो कहा जाता है कि डेफिनेशंस नहीं आती है, बट आती हैं, इसीलिए तो यहां पर पूछी हुई है। तो डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डेफिनेशन इज समथिंग जो हम एग्जैक्ट लिखते हैं, हेडिंग्स इज समथिंग जो हम एग्जैक्ट लिखते हैं, लेकिन हेडिंग के अंदर के पॉइंट जो होते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके। एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो क्या बोला भैया, पहले कंसीडरेशन की डेफिनेशन दे दो और कौन कौन से केस ऐसे होते हैं जहां पर की कंसीडरेशन वैलिड मानी जाती है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो कंसीडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी की बात करता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी खुद या कोई और पर्सन कर देता है ना। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात यहां पर करी गई है और पॉजिटिव नेगेटिव तीनों की बात करी गई है। सो हैज डन और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ऑफ प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो उस एक्ट और एब्सटिनेंस को क्या कहा जाता है, कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस कहा जाता है। कंसीडरेशन, तो ये हो गई आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसर की डिजायर पे मूव होनी चाहिए। सेकंड, इट में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी प्रोमिसी भी पूरा कर सकता है प्रॉमिस, या कोई और पर्सन भी पूरा कर सकता है। ये एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है, ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकती है। ये रियल होनी चाहिए और कुछ वैल्यू होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी वो काम करने के लिए लीगली बाउंड है, अगर वो पर्सन ऑलरेडी कोई काम करने के लिए लीगली बाउंड है, तो वो फिर भैया कंसिडरेशन नहीं होती है, वो तो ऑलरेडी उस काम को करने ही वाला था ना। इट मस्ट नॉट बी और जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप इस वाले पॉइंट को अलग से पॉइंट बना के दीजिएगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाले को, इसको इसके साथ मर्ज मत करिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, फिर 2 और पॉइंट लिखे हुए हैं 7th और 8th। इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। ये इस पे तो ये वाला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, बट कंसिडरेशन एडुकेट है या नहीं है, इससे हमें फर्क, कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस फ्री कंसेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो वाली आ जाए। सो दिस इट नीड नॉट बी प्रोपोर्शनेट, यानी वैल्यू ऑफ प्रॉमिस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रॉमिस 2, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये उनके बैड नेगोशिएशन का प्रॉब्लम है, ये कोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, इट मे comprise of some benefits, profit, right or interest accruing to one or some loss, detrimental obligation or responsibility undertaken by the other। यानी इट में कंप्राइज ऑफ, इसमें कोई बेनिफिट राइट या इंटरेस्ट हो सकता है। एक पर्सन के लिए वो बेनिफिट राइट होता है और सामने वाले के लिए वो लॉस वगैरह होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हेन डज दिस सॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्सप्लेन। 4 मार्क्स के लिए आया है, तो आपको सारे केसेस बताने पड़ेंगे, बिना कोर्ट के कहां पे होता है और विद कोर्ट के इंटरवेंशन में कौन कौन से केसेस में होता है। लेकिन अगर आप 4 मार्क्स के लिए आईसीआई का आंसर देखेंगे तो आईसीआई ने यहां पर पहले डिसोल्यूशन ऑफ मीनिंग का मतलब बताया हुआ है ना, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि आंसर अननेसेसरी बड़ा हो जाता है। अगर 6 मार्क्स के लिए आता है तो आप डिसोल्यूशन ऑफ जो है फर्म का मतलब बताएंगे, बट यहां पर पूछा नहीं है। यहां पर हमें सिर्फ ये पूछा गया है कौन कौन से केसेस में ऐसा होता है, तो हम सीधा जाकर ये वाले केसेस जो है 4 मार्क्स के लिए बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता तो मैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जरूर बताता, है ना, लेकिन 4 मार्क्स के लिए बताना जो है मेरा बनता नहीं है। या अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता कि मुझे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी बताओ और केसेस भी बताओ, तो भी मैं बताता। ठीक है, तो सारे केसेस आप बता देंगे। पहला है एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है ना, कंपलसरी डिसोल्यूशन में 2 केसेस आते हैं, अगर सारे पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फर्म का बिजनेस जो है अनलॉफुल बन जाता है, तो उस केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। फिर आता है कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज में कौन कौन सा केस आ जाता है, टाइम, अगर टाइम कंप्लीट हो गया जितने टाइम के लिए खोली थी, अगर वेंचर कंप्लीट हो गया जिस वेंचर के लिए खोली थी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उन सारे केसेस में क्या होता है आपकी, बिल्कुल सही, उन सारे केसेस में हमारा कॉन्टिजेंसीज पे बेट होता है। मतलब ये मर्जी होती है, आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर अगर पार्टनरशिप एट विल है ना, तो पार्टनर जो है वो नोटिस दे सकता है अपनी इंटेंशन का कि मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं, मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं। और फिर लास्ट आता है जिसमें कि कोर्ट का इंटरवेंशन की जरूरत होती है, लास्ट आता है जिसमें कि कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। आप कोर्ट के पास जाके, और कोर्ट के पास जाने वाला एक ही रास्ता है, लेकिन उसके रीजंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कोर्ट के पास जाकर क्या करवा सकते हो, पार्टनरशिप को बंद करवा सकते हो। एक, अगर पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड का हो जाता है, अगर परमानेंट इनकैपेसिटी आ जाती है, अगर पार्टनर जो है मिसकंडक्ट करता है बिजनेस में, या कॉन्टिन्यूस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, या ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ द होल इंटरेस्ट, अगर अपना वो होल इंटरेस्ट सेल आउट कर देता है, इसमें लैंड रेवेन्यू वाला भी केस आता है, और बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन एट अ लॉस एंड द कोर्ट बीइंग सेटिस्फाइड ऑन अदर, कोई भी अदर ग्राउंड जो कि ऊपर मेंशन नहीं है, बट कोर्ट को लगता है कि एकदम सही ग्राउंड है फर्म को डिसॉल्व करने का, तो वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है, वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है। थर्ड पॉइंट बच्चों, एक्वा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। एक्वा लिमिटेड क्या रजिस्टर्ड हुई थी, एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। कितने मेंबर्स थे, ध्यान से देखिएगा, 230 मेंबर्स थे। आप इसे टोटल भी करेंगे तो यही आएगा 200, 215, यस, तो ये आ गया आपका 230 मेंबर्स थे। ये कौन सी कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें डायरेक्टर और रिलेटिव्स थे, एम्प्लॉइज थे, एक्स एम्प्लॉइज थे, जिनको शेयर तब मिले थे जब वो एम्प्लॉइज थे। उसके बाद 5 कपल्स थे जो ज्वाइंटली होल्ड करते थे, हस्बैंड वाइफ, और अदर्स लोग थे, यानी ऊपर के अलावा कोई भी और पर्सन। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में करना चाहते हैं, बट आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी की रेस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की क्या रेस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते। बट ये 200 लोगों की जो काउंटिंग होती है वो स्पेशल तरीके से की जाती है। आपको एडवाइस करना है क्या कंपनी को 230 से घटाकर मेंबर को 200 पे लाना है या नहीं लाना है। तो पहले आपको प्राइवेट कंपनी के हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि प्राइवेट कंपनी के हिसाब से 200 आ रहे हैं, 200 से ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टर को तो हम काउंट करेंगे, बट क्या एम्प्लॉइज को काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। क्या हम एक्स एम्प्लॉइज जो कि तब से शेयर होल्ड कर रहे हैं जब वो एम्प्लॉय थे, क्या काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। कपल्स की बात करते हैं जो 2-2 लोग होल्ड करते हैं, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर को एज अ सिंगल होल्डर काउंट किया जाता है, तो यहां पर आ जाएगा 5, और अदर्स में तो 5 आएगा ही। तो 190 + 10 एक्चुअली में एग्जैक्ट 200 लोग हैं,
और क्योंकि एग्जैक्ट 200 मेंबर्स हैं तो और हमें कम करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स सिंस एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200 व्हिच डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200. लेकिन ये बात आपको पहले प्रोविजन लिखनी है और उसके बाद बतानी है. ये बात आपको पहले प्रोविजन लिखनी है और उसके बाद एक्सप्लेन करनी है. हाँ, तो यहां पर बेटा हमारा लॉ का जो सेक्शन है वो कवर हो गया है. ठीक है, अब हम लोग सेकंड सेक्शन पे चल रहे हैं बीसीआर में. बीसीआर में मैं पहले बताता हूं, एक तो कुछ सेक्शंस ऐसे आएंगे जो राइटिंग में है तो उनको डिस्कस करके एज सच कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि वो आपको फॉर्मेट से खुद बनाने पड़ेंगे. आंसर आपको दिए हुए हैं. जो मेन चीजें होंगी वो मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा, बाकी सब आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि बीसीआर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. इफ आई सॉल्व दैट विद यू तो यू विल नॉट बी लेफ्ट कि इसको कैसे सॉल्व करना है. बट यस, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ. बट जो बड़े क्वेश्चंस हैं जैसे कि आर्टिकल लिखना, वो मैं अगर लिख दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपको खुद से थॉट पॉइंट सोचकर जो है आर्टिकल्स लिखने चाहिए या लेटर्स जो है खुद से फॉर्मेट बना के यहाँ पर लिखने चाहिए. बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे डिस्कस करता चला जाता हूँ. बाकी सारे पॉइंट जो बीसीआर के वो आपके क्या हो जाएंगे, होमवर्क वाले पॉइंट्स हो जाएंगे. आप आज ही उनको ट्राई कर लीजिएगा. ठीक है, ओके सर. तो स्टार्ट करते हैं बीसीआर का पोर्शन. सबसे पहले तो आप जानते हैं कंपलसरी क्वेश्चन आता है. कंपलसरी क्वेश्चन में सबसे पहला पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसको हमें रीड करके क्या करने होते हैं, क्वेश्चन आंसर करने होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं. एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन तो आपको पैसेज से आंसर करने हैं. बट बाकी के ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको पैसेज से आंसर नहीं करने हैं. ये तो आप सीधा भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ वर्ड, कोर्शन का क्या मतलब होता है. यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाले कोर्शन की बात नहीं हुई है, यहां पर कोर्शन की एक्चुअली में बात हुई है. यहां अब हम बीसीआर में आ गए हैं तो प्लीज उससे मत करिएगा रिलेट. ठीक है, यहां पे किस कंटेक्स्ट में कोर्शन यूज हुआ है वो आपको देखना पड़ता है. नॉर्मली जो कोर्शन का अदर देन लॉ मीनिंग यही होता है कि किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई चीज इन्फोर्स कराना. तो आपका आंसर क्या होगा, इन्फोर्समेंट. यानी ना तो लाइकेबल होगा, ना लीगल होगा, ना कोएग्जिस्ट होगा. क्या आंसर होगा, इन्फोर्समेंट होगा. और नेक्स्ट है, एक फ्रेज है टू दी लेटर. पैसेज में टू दी लेटर का मतलब क्या है. टू दी लेटर का नॉर्मली मतलब होता है सही, करेक्ट. तो करेक्ट मतलब होता है, तो करेक्ट देखिए किसमें आ रहा है, एफर्टलेसली मतलब बिना एफर्ट लिए, मीनिंगलेसली जिसका कोई मीनिंग नहीं है, करेक्ट ब्रेंटली मतलब एकदम क्लियरली बोल देना, और एक्यूरेटली मतलब करेक्ट बोल देना. तो आपका आंसर क्या होगा, एक्यूरेटली. तो बी और सी, बी सी मतलब अलग अलग है. ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. बाकी सब आप आंसर कैसे करेंगे, आप एक बारी पैसेज रीड करिएगा, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है. पैसेज में ही डायरेक्ट आंसर मोस्टली छुपा होता है. अगर आप पढ़ेंगे तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर पैसेज रीड करेंगे, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एकदम मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा. ठीक है, ओके सर. उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसके ऊपर आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नोट मेकिंग में और समरी बनाने पे. समरी में मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना, और क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड आपको नहीं करना है, और नोट मेकिंग में फॉर्मेट आपको पूरा फॉलो करना है. ठीक है, पहले टाइटल आएगा यानी मेन हेडिंग आती है, फिर फर्स्ट पॉइंट पैराग्राफ वाइज जाना है और पॉइंट्स लिखते जाने हैं, फिर सेकंड पॉइंट, फिर पैराग्राफ, और ऐसे करके आपको पूरा बना देना है. छोटे छोटे वर्ड्स उठाने हैं, और एक्रोनिम्स बनाना मत भूलना. जितने ज्यादा एक्रोनिम्स बना सकते हो उतने ज्यादा एक्रोनिम्स बनाना, और जितना छोटा कर सकते हो उतना ज्यादा आप इसको छोटा करेंगे. और आखिरी में जब खत्म हो जाएगा तो की यूज्ड में या एब्रीविएशन यूज्ड में सारे के सारे आपको एब्रीविएशन, देखिए इंस्टीट्यूट ने अराउंड 34 एब्रीविएशन यूज करे हैं. सो देयर कैन नॉट बी, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने एब्रीविएशन है, बट आप 10 to 15 एब्रीविएशन जो है एग्जाम में जरूर यूज करना. एब्रीविएशन का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके हमने 5 मेथड सीखे हुए हैं. अगर नहीं सीखे हुए हैं तो आप बीसीआर का चाणक्य बैच में देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा. उसके बाद आप देखिए समरी जो है वो बहुत ही छोटी लिखनी पड़ती है, ज्यादा आपको 2 मार्क्स के लिए ज्यादा डिटेल नहीं रखनी होती है, क्योंकि समरी का रूल क्या होता है, 25%, यानी एक्चुअल पैसेज का 25% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए. कम थोड़ी बहुत हो गई चल गई, बट उससे ज्यादा जानी नहीं चाहिए. ठीक है, तो इसको आप आराम से पढ़ेंगे, इसकी नोट मेकिंग करेंगे. ठीक है, और इसकी समरी बनाएंगे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आ गया, कितने मार्क्स का आया है,
2 मार्क्स के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, डायरेक्ट जो हमने क्लास में पढ़ा है मॉड्यूल से बस वही हमें रिप्रोड्यूस कर देना होता है जितना हमें याद होता है। तो व्हाट रोल डज अपीयरेंस प्ले इन अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? अपीयरेंस आप तो जानते हैं कि पहला जो चीज ऑब्जर्व करी जाती है इंसान के बारे में वो उसका अपीयरेंस होता है, करेक्ट, वो उसका अपीयरेंस होता है, उससे हम जो है जजमेंट बना लेते हैं। सो अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग नोटिस्ड अबाउट अ पर्सन। अगर एक पर्सन वेल ड्रेस्ड है, ग्रूम्ड पर्सन है, इस प्रेज्यूम्ड हम ये मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मेथोडोलॉजिकल होगा। लेकिन अगर कोई शैबी पर्सन है जो सही से नहीं रहता और वो हमारे ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और इसीलिए आपको हर फॉर्मल इंटरेक्शन में अच्छे से ड्रेस होकर जाना चाहिए। ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली इज द की, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली इज द की। तो ज्यादा बड़ा आंसर आपको लिखना ही नहीं है, देखिए 3 लाइनें लिखी हुई है 2 मार्क्स के लिए, उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आता है भैया साइनोनिम चुनना है, किस वर्ड का? एड्रोइट वर्ड का हमें साइनोनिम चुनना है। साइनोनिम मतलब जिसका मीनिंग सिमिलर होता है। तो यहां पे अटेन, रिफ्यूज, इरप्ट और स्किल्ड। एक्चुअली में अगर एड्रोइट का मतलब जाना जाए तो वो होता है स्किलफुल। क्या होता है? एड्रोइट का मतलब होता है स्किलफुल, कि जिसके पास स्किल्स है। तो बताओ यहां पर स्किल्स किसके पास है? डी वाले पॉइंट में स्किल्ड है, तो हम उसका आंसर कर देंगे। अगेन ये आंसर आप तभी 2 चीजें हो सकती हैं यहां पर, ये एमसीक्यू आप तब आंसर कर सकते हैं जब आपने एड्रोइट कभी जीवन में सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो जय माता की करके ही आप इसको देखो। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जय माता दी तो करा ही जा सकता है। और अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया और अगर एग्जाम में रिपीट हो गया तो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। तो डी आ जाएगा यहां पर, दैट इज स्किल्ड। सेकेंड है यहां पर एंटोनिम चुनना है। एंटोनिम मतलब उसका उल्टा मीनिंग। तो रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर डिसएग्री कर जाना है। मीनिंग क्या होता है इसका? किसी चीज पर डिसएग्री करना, ठीक है, किसी चीज को मना कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? किसी चीज को एग्री करना, किसी चीज को कंफर्म करना। तो कंफर्म, डिसअप्रूव, एट्रीब्यूट और शेल्टर। तो यहां पे आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? कंफर्म आंसर आएगा। कंफर्म आंसर आएगा, क्यों कंफर्म आंसर आएगा? बिकॉज इसका मीनिंग डिसएग्री है, और डिसएग्री का उल्टा क्या होता है? कंफर्म करना। नेक्स्ट आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने नहीं बोला, बल्कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने बोला। लेकिन नॉर्मली ये जो क्वेश्चन आते हैं ये 1-1 मार्क के आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया? पहले तो लाइन पढ़ो, रीमा अर्ज्ड टू कॉल द मशीन, ठीक है। और आंसर क्या दिया हुआ है? रीमा प्रॉम्प्टेड, कॉमा, ये तो आप जानते हैं 2 कॉमा, कॉल द एम्बुलेंस। बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप इसी वर्ड को वापस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीमा अर्ज्ड, बिकॉज आपको कैसे पता प्रॉम्प्टेड वर्ड आएगा? तो आप यही वर्ड रीमा अर्ज्ड, टू हटा देंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर यहां पे आप ये लगा के कॉल दी एम्बुलेंस करके क्लोज कर देंगे। तो अर्ज्ड भी लिखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाने पे जरूरी नहीं है कि आप प्रॉम्प्टेड लिखें, आप भगवान नहीं है। आप नॉर्मली यही वर्ड को यहां पर लिखते हैं, यही वर्ड को आप नॉर्मली यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। ओके सर, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी में आपको एक टाइटल सोचना होता है और एक पैरा में छोटा सा उसका मीनिंग लिखना होता है। ये समरी का बड़ा भाई होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? दैट इज 1/3 होती है टोटल पैसेज की। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इसको कैसे करना होता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3A। हाउ डज परसेप्शन एक्टेड एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन? 1 मार्क के लिए कम्युनिकेशन चैप्टर में जो हमने बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में बहुत सारे पढ़े थे, तो उसमें परसेप्शन वाला बैरियर आपसे पूछ लिया 1 मार्क के लिए। आप जानते हैं परसेप्शन, हर पर्सन का परसेप्शन कि वो वर्ल्ड को कैसे देखता है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसके कल्चर अलग होते हैं, वो बर्थ अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है। और इस वजह से सेम लाइन को, इस वजह से सेम लाइन अगर हम 2 अलग लोगों को बताते हैं तो वो अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। यही परसेप्शन का बैरियर होता है। सो परसेप्शन इज द वे one sees the world and thinks around. Each one of us perceive the world differently. हम में से हर बंदा वर्ल्ड को अलग अलग देखता है, और इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन करने में। द सेम कंटेंट इज सीन, यानी सेम कम्युनिकेशन जो आपने मैसेज दिया है वो 2 अलग अलग लोग जो है अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे, और इसी वजह से क्या हो जाता है? मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे कि कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है? बैरियर आ जाता है। अगेन साइनोनिम पूछा गया है। ऐसा वर्ड चुनो जिससे कि एकदम बेस्ट मीनिंग मिलता हो।
तो इस इप्सो फैक्टो का मतलब क्या होता है भैया? इप्सो फैक्टो का मतलब होता है किसी चीज को बोलने से पहले या कंफर्म करने से पहले उसके फैक्ट्स पे ध्यान रखकर बात करना, उसके फैक्ट्स पे, है ना। और यहां पे इसीलिए वर्ड क्या छुपा हुआ है? फैक्टो। तो देखिए, ए नॉट रियल, जो असलियत में नहीं है। बाय द फैक्ट ऑफ इट, यानी उस चीज को उसके फैक्ट के द्वारा देखना। थर्ड, डिफिकल्ट टू बी प्रूवन, जो चीज जल्दी से प्रूव नहीं हो सकती। और फोर्थ, कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी जो आपकी क्षमता है अलग अलग मैथ्स कैलकुलेशन और ये सब करने की, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? दैट इज बाय द फैक्ट ऑफ इट। यानी इप्सो फैक्टो का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को किसी के फैक्ट से जज करना, फैक्ट से बात करना। सो बाय द फैक्ट ऑफ इट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, चूज द बेस्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द अपोजिट, यानी यहां पे डायरेक्टली नहीं पूछा, एंटोनिम पूछा गया है, उसका उल्टा मीनिंग ढूंढना है। रिमोर्स वर्ड का हमें मीनिंग ढूंढना है जिसका मतलब होता है सैडनेस, यानी हमें किसका अपोजिट ढूंढना है? सैडनेस का अपोजिट ढूंढना है। अर्बन तो शहर की बात कर रहे हैं। सराउंड मतलब अपनी सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। रिग्रेट मतलब माफी मांगने की बात कर रहे हैं। हैप्पीनेस मतलब खुशी की बात कर रहे हैं। तो सैडनेस का उल्टा क्या होगा? हैप्पीनेस होगा। तो रिमोर्स जो होगा वो अपोजिट क्या होगा बेटा? हैप्पीनेस माना जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। आपको इसे पैसिव में लेके जाना है। तो आप जानते हैं वन शुड नॉट गिव द अनसॉलिसिटेड एडवाइस, ठीक है। तो हम अनसॉलिसिटेड एडवाइस को आगे ले आएंगे, करेक्ट। वन को जो है हम पीछे ले जाएंगे, वन, और उसके आगे लगा देते हैं बाय, करेक्ट। और यहां पे शुड नॉट ये ऐड कर देंगे हेल्पिंग वर्ब एज पर दी रूल। तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन बाय वन। बट क्योंकि बाय वन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसीलिए हम उसको हटा देते हैं और हमारा जो फाइनल सेंटेंस निकल के आता है दैट इज अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, है ना। अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। ओके सर, 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आना है। आई विल डू इट टुमारो, मैं ये कल करूंगा, ऐसा सूरज ने कहा था। यहां पर सेड है, तो आप जानते हैं सेड होता है तो हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। सूरज ने कहा तो सूरज, यहां पे आप एक्सक्लेम्ड की जगह सेड भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो सूरज सेड, फिर यहां पर क्या होगा? रूल के हिसाब से दैट लगा दिया जाएगा, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं। प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? सूरज कौन है? लड़का है, तो आई का ही हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा? रूल के हिसाब से वुड हो जाएगा। डू इट, टुमारो का क्या हो जाएगा? टुमारो का टाइम है, तो वो टेबल के हिसाब से जो गुरप्रीत सर ने सिखाया था वहां पे क्या हो जाएगा? दी नेक्स्ट डे हो जाएगा। सो सूरज सेड दैट ही वुड डू इट दी नेक्स्ट डे। तो इतना सिंपल है। बस आपको यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको क्या पता है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। या यहाँ पर कोई फीलिंग्स जज नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर अगर आप सेड भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लेटर है, लेटर ही है ना? हाँ, ऑर्डर लेटर लिखना है। ऑर्डर लेटर मेरे बच्चा आपको लिखना है। ऑर्डर लेटर में आप जानते हैं ICAI मॉड्यूल में आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो फॉर्मेट्स नहीं पढ़े, इट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, करेक्ट। ये सारे फॉर्मेट जितने भी दिए हुए हैं उनका बॉडी कंटेंट आप एक एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि उसी में से एक टाइप का लेटर जो है एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, है ना। बस वहां पे चीजें बदल जाती है, बट फॉर्मेट वही रहता है। तो फॉर्मेट सेम है, इवन बॉडी भी सेम रहेगी, अंदर के सिर्फ हम थोड़े से वर्ड्स चेंज कर देते हैं और हमारा आंसर बन जाता है। तो आप क्या करेंगे इसमें, पहले फॉर्मेट को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऑर्डर लेटर के फॉर्मेट, पहले तो लेटर के फॉर्मेट को रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ लेटर। उसके बाद एक ऑर्डर लेटर ICAI के मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसको रीड कर लीजिए। उसे रीड करने के बाद इसे बना के देखिए, बहुत ही सिंपल जाएगा। बस आपको वहां पर शायद फर्नीचर ऑर्डर करने की बात करी गई है ना। यहां पर आपको स्टेशनरी ऑर्डर का क्वेश्चन दिया गया है 5 मार्क्स के लिए। तो आपका जो फॉर्मेट है वो कैसा दिखता है भैया? पहले आता है सेंडर का एड्रेस, करेक्ट, फिर आती है डेट, फिर एक्चुअली में यहां पर आनी चाहिए थी रिसीवर की डेजिग्नेशन, बट वो मिसिंग है, आनी चाहिए थी। उसके बाद आता है रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस। फिर एक्चुअली में सैल्यूटेशन जो है वो ऊपर आती है,
एज पर दी फॉर्मेट ऑफ आईसीआई, बट आईसीआई इसको ऊपर नीचे करता रहता है। यहां पर सैल्यूटेशन आती है डियर सर, उसके बाद जो है मेरे बच्चा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी सप्लाई, और फिर आप क्या क्या मंगा रहे हो उसका भैया ये दे देना, थोड़ा सा ये क्वांटिटी में दे देना, वो दे देना। ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट ऐसा ही रहता है कि हम ये चीजें इतनी इतनी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, जल्दी भेज देना, क्वालिटी वाली भेज देना, इंश्योर करना, इतने टाइम में पेमेंट कर देंगे। ये सारी बातें बेटा लेटर में लिखी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और भेजने वाले का जो होता है आपका वो आ जाता है डेजिग्नेशन वगैरह, नाम, डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम, और यहां पर आपका लेटर खत्म हो जाता है। तो सिंपल आपको बस यही करना है, आईसीआई मॉड्यूल के सारे जितने भी सैंपल लेटर्स दिए हुए हैं उनको एक बारी रीड करके खुद से बना के देख लेना है। बाकी तो बॉडी बीच की थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। ओके सर, उसके बाद चलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार नेटवर्क एंड व्हील एंड स्पोक नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में क्या होता है, एक सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जबकि स्टार नेटवर्क में मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं। सिंगल एंड स्पोक नेटवर्क में लीनियर फ्लो ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन होता है, यानी एक ही बंदा इधर इधर देता है, आपस में वो लोग नहीं बात करते हैं। लेकिन स्टार नेटवर्क में ग्रुप कम्युनिकेशन या टीम वर्क होता है, कोई भी किसी से भी बात कर पाता है। उसके बाद ऑल एम्प्लॉइज गेट इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द लीडर, सारे एम्प्लॉइज को लीडर से ही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और उसी को ही वापस रिपोर्ट बैक करा जाता है। किसमें, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में। द मेंबर्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, यहां पे कोई भी पर्सन किसी से भी कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में डायग्राम नहीं बनाया है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसमें एडिशन करके ना, जो आईसीआई मॉड्यूल में आपको डायग्राम दिया हुआ है वो भी ड्रॉ करके आएंगे एग्जाम में। जब भी नेटवर्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको डायग्राम ड्रॉ करने ही करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आईसीआई अपने सजेस्टेड आंसर में दे या नहीं दे, एडिशनली आपको बनाने हैं, बिकॉज आईसीआई मॉड्यूल में दिए हुए हैं। ओके सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लीजिए। कमांडर ने कहा क्या, गेट रेडी सोल्जर्स, इट्स टाइम फॉर वार, इट्स टाइम फॉर वार, ठीक है। ये एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप जानते हो कि अगर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह की चीजें करी जाती है तो हम सेड को उस वर्ड से कन्वर्ट कर देते हैं सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड। यहां पे कमांडर ने क्या किया था, ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू गेट रेडी, और यहां पर हमने टेंस भी चेंज कर दिया, एज इट वाज टाइम फॉर वार, as it was time for war. So the commander ordered the soldiers to get ready as it was. It is की जगह यहां पर it was कर दिया गया, it is की जगह it was कर दिया गया। अगर आपने रूल्स देखे होंगे तो रूल्स में से आपको समझ आ जाएगा कि ये उस टेबल के हिसाब से जो है चेंज किया गया है, जो टेंसेस चेंज करने का टेबल सिखाया गया था। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस में आपको करना है। बहुत सिंपल होता है ये तो भैया। द वुडन बॉक्स was made by student of class 12th, तो हम इसको यहां ले जाएंगे शुरू में, करेक्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बाय हट जाता है क्योंकि बाय हमने लगाया होता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, हट जाती है, और सिर्फ मेड आता है, और ये यहां से पीछे आ जाता है, यानी ये आगे आ जाता है, ये पीछे आ जाता है, करेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो रूल्स के हिसाब से हटाई जाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब हम क्या कहते हैं पैसिव में जाते हैं तब लगा देते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। ये भी अब इसको हमें पैसिव में करना है तो बड़ा सिंपल है। द टीचर इज टीचिंग एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा। क्या सिखा रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा सिखा रही है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा आगे आ जाएगा। कौन सिखा रहा है, टीचर आ रही है, टीचर पीछे चला जाएगा और आगे लग जाएगा बाय, आगे लग जाएगा बाय, ठीक है। इज टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में है तो हम उसको चेंज करके हेल्पिंग वर्ब लगा के इज बीइंग टॉट कर देंगे। सो इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है सर इज बीइंग टॉट क्यों लगा है, उनको एक बारी एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर जो हमने डाले हुए हैं वो देख लेने चाहिए। उसमें हमने रूल्स बताए हुए हैं कि ये अगर टेंस है तो इसमें ऐसे करते हैं, ये टेंस है तो इसमें ऐसे किया जाता है, तब आप समझ जाएंगे वो देखने के बाद। ओके सर, देन आपका आर्टिकल आता है। दो नॉर्मली आर्टिकल्स में भी ऑप्शन आ जाते हैं भैया, इन दोनों टॉपिक में से जो आपको पसंद आए। पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स शुड बी मेड कंपलसरी
इन ऑल स्कूल्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के सारे स्कूल्स में जो है स्पोर्ट जो है वो कंपलसरी हो जाना चाहिए, ये एक टॉपिक दिया है। एंड द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन रिमूविंग इलिटरेसी इन इंडिया, स्टूडेंट्स का क्या रोल होगा। तो आपको जोन सा दोनों में से आसान लगता है उसके ऊपर आप एक अच्छा सा आर्टिकल कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, जिसकी वर्ड लिमिट अराउंड 250, यानी 250 वर्ड्स बोला है, बट 200 से 250 के बीच में काम चल जाता है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स के बारे में आप बताना स्टार्ट कर दीजिए। स्पोर्ट्स का क्या महत्व होता है लाइफ में, क्या चीज़ ज़रूरी होती है, वो कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, स्पोर्ट्स करने से क्या क्या होता है, स्पोर्ट्स में आगे क्या करियर है। तो उस तरह की चीज़ों से आप जो हिंट्स पहले बना के फिर पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं, मैंने इसके आंसर भी नहीं डाले हैं क्योंकि आपको खुद ही बनाना होता है, वहां पर कोई भी टॉपिक आ सकता है। एक और कम्युनिकेशन का जी क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डायगोनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। डायगोनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यहां पर भी आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं डायगोनल फॉर्म में। सो डायगोनल कम्युनिकेशन इज द क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पर्सन से बात करता है और वो भी एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में, तो हम उसको क्या कहते हैं, डायगोनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहता है। ये नॉर्मली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डिस्टोर्शन और मिस इंटरप्रिटेशन, यानी अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है तो मिस कम्युनिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जूनियर इंजीनियर है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है जनरल मैनेजर को रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑन अ प्रोजेक्ट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। अगेन मीनिंग पूछ लिया, इडियम फ्रेजेस का क्या पूछा है, सेट ऑन दी फेंस का मतलब होता है डिसीजन ना लेना, ठीक है। बस अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि डिसीजन ले लो, तो भैया आप उसका डिसीजन ही नहीं ले रहे हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, नहीं ले रहे हो, तो लोग कहते हैं अरे यू कैन नॉट सिट ऑन दी फेंस फॉर लॉन्ग, मतलब तुम ऐसे बिना डिसाइड करे ज्यादा समय तक रह नहीं सकते हो। तो यहां पे देखिए क्या क्या मतलब दिया हुआ है, टू बी गुड एट जंपिंग, क्या जंपिंग की बात कर रहे हैं कि जंपिंग में अच्छे हो, फ्री टाइम एंजॉय की बात कर रहे हो, डिसीजन फास्ट लेने की बात कर रहे हो, या टू बी अनडिसाइडेड, मतलब जिस पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया है। तो क्या आंसर होगा, सेट ऑन दी फेंस मतलब टू बी अनडिसाइडेड, जिस पर्सन ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। चलिए, मिस द बोट का मतलब होता है लेट हो जाना, किसी काम के लिए लेट हो जाना, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए लेट हो जाना। तो मिस द बोट, तो यहां पे देखिए टू बी टू लेट, टू बी टू अर्ली, ओनली अ बोट राइड पॉसिबल, फॉरगेट द पॉइंट। तो यहां पर आंसर क्या होगा, टू बी टू लेट, यानी ज्यादा ही लेट हो जाना किसी काम को करने या किसी अपॉर्चुनिटी में। तो वो कहते नहीं है भाई तेरी, जैसे हम कहते हैं कि भाई तेरी बोट छूट रही है, तो मिस द बोट, तो यहां पर बेटा टू बी टू लेट आपका आंसर होने वाला है। उसके बाद अगेन एक्टिव पैसिव के तो आपको रूल्स अच्छे से कर लेने हैं, एक बारी कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। द लाइब्रेरियन स्टॉक्ड ऑल द इंग्लिश लिटरेचर बुक, ठीक है, क्या करेंगे, ऑल द इंग्लिश लिटरेचर बुक्स को आगे ले आएंगे, लाइब्रेरियन को हमेशा की तरह पीछे ले जाएंगे, उसमें हम जो बाय हैं वो ऐड कर देंगे। स्टॉक जो है आपका पास्ट, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, स्टॉक्ड से मुझे पता चल रहा है ईडी लगा हुआ है, तो ये किसकी बात कर रहा है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल पास्ट के साथ हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाद या वर, बट वाद लगाएंगे या वर ये डिसाइड होता है ये क्या चीज है, क्योंकि ये बुक्स है और इसीलिए हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। सो ऑल द इंग्लिश लिटरेचर बुक्स वर स्टॉक्ड बाय द लाइब्रेरियन, ऑल द इंग्लिश लिटरेचर बुक्स वर स्टॉक्ड बाय द लाइब्रेरियन। चलिए नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला, अकेलापन, अकेला रहना। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेलापन, ठीक है। लोनलीनेस होता है सोलो ट्रिप, अकेले कहीं पर जाना। सिंपल मतलब सिंपल सोवर रहना, और कनिंग मतलब चालाक। तो यहां पर लोनलीनेस का मतलब भी क्या होता है बेटा, लोनलीनेस का मतलब भी क्या होता है, अकेलापन होता है। तो हमें क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस करने वाला मीनिंग, यानी हमें साइनोनिम बताना है। तो क्या आंसर होगा बेटा, तो लोनलीनेस इसका आंसर होने वाला है। उसके बाद सी पॉइंट, आप एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हो टेली, आप एक न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट हो, आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है, किस चीज पे,
जो लैंडस्लाइड अभी रिसेंटली टेढ़ी गढ़वाल रीजन में हुई है, डिस्ट्रक्शन, उसमें आपको क्या क्या लिखना है, डिस्ट्रक्शन कि भैया बहुत लोगों की दुकानें डिस्ट्रॉय होगी, बहुत लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए, करेक्ट। डेथ के बारे में भी लिख सकते हो कि इसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई, तारीख और प्लेस, ठीक है, तारीख और प्लेस ये आपको लिखना है। तो आप न्यूज़पेपर पे फॉर्मेट देंगे, पहले टाइटल देंगे, बाय जिस पर्सन ने लिखा है, प्लेस आता है, यहां पर प्लेस आता है और डेट आता है, इन्होंने फॉर्मेट में थोड़ी सी दिक्कत कर दी है बट कोई बात नहीं। और फिर आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखने वाले हैं अपने मन से, जो भी आपको समझ आता है। क्या लिखा हुआ एक बारी देख लेते हैं। सवरे एंड सडन लैंडस्लाइड, एकदम से लैंडस्लाइड आ गई, कहां आ गई, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आ गई, कब आ गई, 9 अप्रैल को आ गई, ठीक है। यहां पर जो डेट आएगी वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट की आती है, यानी 10 अप्रैल आएगी, ठीक है। और यहां पर जो डेट लिखी हुई है, यहां पर जो डेट लिखी हुई है वो किस दिन लैंडस्लाइड आई है, वही उसके बाद ही तो रिपोर्ट बनाओगे ना। सो वाइल लाइफ वाज रनिंग, कह रहा सब कुछ जीवन में सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, टम्बलिंग हुई, ऑब्स्टेकल हुआ और बहुत सारी दिक्कत आ गई। एक थंडर हुआ, लाइटनिंग हुई और लैंड में ब्रेक हो गया, लैंडस्लाइड होगी और वो इतना इंटेंस था कि पूरी रोड जो है ब्लॉक हो गई, 10 लोगों को इंजरी हो गई, इंजरी हो गई। इन्होंने बोला कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, यानी किसी की भी डेथ नहीं हुई है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट ने फोर्सेस से हेल्प मांगी है और वो अपने रास्ते पे है लोगों की हेल्प करने के लिए। अ कॉल टू द लोकल, कॉल भी गई है किसको, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को, हैज आल्सो बीन मेड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर टू स्टार्ट द रेस्क्यू प्रोसेस। द सीएम हैज एड्रेस्ड द लोकल्स रिक्वेस्टिंग देम to stay strong in this time of trouble and pray for improvement in the situation. Markets, shop and kiosks have been shut down due to landslide. मतलब सारी दुकानें वगैरह सब कुछ आसपास का बंद कर दिया गया है, वेदर अभी भी ठीक नहीं है। मैनी टू व्हीलर्स वर सीन फॉलिंग एंड गेटिंग डैमेज, बहुत सारे टू व्हीलर्स जो है डैमेज हो चुके थे जो पार्क थे लैंडस्लाइड की लोकेशन के नीचे। स्कूल कॉलेजेस भी जो है 5 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी गई है, भाई साहब बच्चे तो खुश हो गए हैं। द इंजर्ड वर रश टू म्युनिसिपल हॉस्पिटल, जिन जिनको चोट लगी थी, ये जो इंजरी थे उनको म्युनिसिपल हॉस्पिटल भेज दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स भी भेज दिए हैं रेस्क्यू और उसके लिए। ओके सर, उसके बाद एक और में ऑप्शन दिया हुआ था, यानी आपको ऑप्शन दिया हुआ था और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर था, 4 मार्क के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए पूछा गया था और इसमें आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बनानी है। क्या है, मार्केटिंग हेड है, एक कंपनी है जिसका मार्केटिंग हेड है, जिसने मीटिंग बुलाई है। क्यों मीटिंग बुलाई है, कि वो क्या करने वाले हैं, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, कॉस्ट कटिंग करने के लिए बहुत सारे ले ऑफ करने वाले हैं, जो कि आप देख रहे हैं आजकल की कंपनियों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेजोन हो, देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर, गूगल हो, बड़ी बड़ी सारी कंपनियां जो है ले ऑफ कर रही हैं कॉस्ट कटिंग के नाम पे। द मीटिंग विल इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ ऑल, कौन कौन आएगा, मार्केटिंग हेड तो आएंगे आएंगे, साथ में सारे वर्टिकल, ऑल वर्टिकल एंड डिपार्टमेंट हेड्स बुलाए जाएंगे। और आपको क्या बनाना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने हैं जिसमें आपको सजेशंस देने हैं, रिक्रूटमेंट को फ्रीज यानी नए लोगों को हायर करने से रोकने की वाली बात करनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने लोगों को उड़ा देना है कंपनी से वो, और कंपनसेशन प्लान, यानी क्योंकि उन्हें निकाल रहे हैं तो कुछ टाइम तो उन्हें देंगे ना, कुछ सैलरी तो एडवांस देनी पड़ेगी ना, ताकि वो नई जॉब ढूंढ सके। तो 2-3 महीने की नॉर्मली सैलरी दी जाती है ताकि वो नई नौकरी ढूंढ सके। और एटीआर टू दी मैनेजमेंट कंपनी कमेटी, दैट इज द एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये आपको अलग से बनानी है। तो कई बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर ये दोनों अलग अलग आएंगे क्या, तो अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे बेटा 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको बनानी है, दैट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाने हैं जो आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद ले ऑफ्स की बात हुई कि कॉस्ट कटिंग की, कुछ लोगों ने एग्री करा और अपने पॉइंट्स ऐड करे, जितने भी लोग थे उन्होंने रेवेन्यू चार्ट की बात करी। मतलब जो हमने आपको सिखाया था मिनट्स ऑफ मीटिंग में, सारे पॉइंटर्स आप पहले तो यहां से ले लेंगे, ये सारे पॉइंटर्स तो आप कवर करेंगे। एक पर्सन ने ये सजेशन दिया, दूसरे पर्सन ने बोला फ्रीजिंग बोल दो, तीसरे पर्सन ने ये बोला कि कितने होने चाहिए। तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये सारी बातें आपको जो सजेशन ये इसीलिए दिए हुए हैं ताकि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग को बड़ा बना सके, ताकि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग को बड़ा बना सके। और फिर उसके बाद एक छोटी सी एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है, वो बहुत ही छोटी होती है, उसमें 1-2 पॉइंटर लिखने होते हैं कि जितने लोगों को कहा था उतने निकाल दिया, नई रिक्रूटमेंट जो आपने बोली थी नहीं होनी है उस पर होल्ड लगा दी गई है, वो सारी चीजें एक्शन रिपोर्ट में आ जाएंगी। और फिर यहां पे बेटा आपका खत्म होता है। पीसीआर में मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हैं, आर्टिकल्स हैं और लेटर्स हैं, आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करके देखें। डायरेक्ट ट्राई नहीं करना है, कोई बात नहीं है, आप पहले अपना वो देख लीजिए, क्या कहते हैं,
मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट कैसे दिया हुआ है, हिंट्स देख लीजिए आर्टिकल के, उसके बाद लिखिए, बट ट्राई आप खुद ही करिए। तो आज बच्चों हमने ये वाला एमटीपी भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी और भी चीजें वीडियोस यूट्यूब पे आने वाली है। चलिए टाटा बाय बाय।